सर इसे करना है क्या कॉपी में? हाँ, इसको नोट करते रहो साथ साथ ही, मतलब आप लोग, मैं शेयर भी कर दिया करूंगा, पर मैकेनिक्स की क्लास को नोट करते रहा करो साथ साथ। तो सब प्लीज वेट 5 मिनट्स प्लीज। अभी ये वाली तो मैंने पिछली क्लास में करा रखा है, तो आप वहीं से देख लेना। जब अभी आगे चलूंगा, आज की क्लास नहीं आएगी, तो वहां से वो करते रहना आप लोग। ओके सर। उसके बाद हमने देखा था मास, और मास क्या होता है, ठीक है। ठीक, मास क्या था? द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, कितना उसमें कितनी क्वांटिटी है मैटर की, उसे हम मास कहते हैं। ठीक, ये मैंने बता दिया था आपको। द मास ऑफ बॉडी विल नॉट चेंज अनलेस द बॉडी इज डैमेज। मतलब मास तब तक नहीं चेंज होगा जब तक बॉडी को कुछ डैमेज ना किया जाए फिजिकली। ठीक है, मास हमेशा सेम सेम रहेगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मास और वेट के बीच में डिफरेंस बताया था आपको लास्ट क्लास में। ठीक, अब ये देखो, ये डिफरेंस हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। क्या? मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डज नॉट चेंजेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये बताया था ना कि मास जितना अर्थ पे होगा। अब आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेक्चर 2। ठीक, मास हमने कहा था क्या? मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डज नॉट चेंजेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मतलब जो जितना मास अर्थ पे है, वही सेम मास मून पे भी होगा। क्या यही चीज वेट के साथ भी होती है? नो No, sir. नो सर। सर। No, sir. नो सर। तो अब नो क्यों सर। नहीं होती है? देखो, वेट रिफर्स टू No, द sir. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है, देखो, वेट रिफर्स टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ और जो भी ऑब्जेक्ट है बॉडी। यहाँ पे मतलब अर्थ क्या, जो भी बॉडी कह सकते हो, जो जिस भी प्लैनेट की बात हो रही है, इट इज अ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की जगह कर लो कोई भी प्लैनेट या फिर कोई भी बॉडी। ठीक है, अर्थ हो गया। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो यहाँ पे अर्थ हो गया। फिर अगर सन का भी ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ अर्थ एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ और ऑन अ बॉडी और क्वांटिटी ऑफ मास, मतलब कितना ग्रेविटेशनल फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है, उसे हम वेट कहते हैं। ठीक, इट्स द मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द एलिवेशन ऑफ एट विच द मास इज लोकेटेड। ठीक है, ये एलिवेशन पे भी डिपेंड करेगा। वेट ऑफ अ बॉडी इज अ ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब वही जो बताया था, जैसे कितने फोर्स से मास को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, तो उसे हम वेट कहते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स पे डिपेंड कर जाएगा ये। तो और ये ग्रेविटेशन फोर्स हर जगह का अलग होता है। अर्थ की कुछ अलग वैल्यू है, मून की अलग वैल्यू होती है, सन की अलग वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत? Yes. नो सर। नो सर। ओके, Oh, sir. अब देखो, अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे चल रही थी, तो उसमें हम स्टैटिक आता है। क्या मैकेनिक्स में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ब्रांच के अंदर। अब कपिल, क्या रिपीट करना है स्लाइड में? ठीक है, देखो, मैंने यही चीज बताई कि यहाँ पे मास जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। इसलिए मतलब कितना मैटर प्रेजेंट है, मैटर जितना एक प्लैनेट पे प्रेजेंट है उतना ही मैटर दूसरी जगह पे भी रहेगा। तो मतलब ये है कि जितना मैटर यहाँ पे है वो भी दूसरे जगह पे भी उतना ही होगा। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ये सेम रहेगी हर जगह पे। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एक वेट क्वांटिटी होती है जो ग्रेविटेशन पुल पे डिपेंड कर जाती है। तो ग्रेविटेशन पुल की वैल्यू हर जगह चेंज करती है। अर्थ पे उसकी वैल्यू अलग होती है, 9.81 जैसे अर्थ पे है, तो मून पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जब वेट वहां आप निकालोगे तो जितना आपका वेट यहाँ पे है उससे कम होगा, 1/6 के आसपास होता है मून पे। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो आपका वेट वहां पे कम हो जाएगा। इसीलिए वेटलेसनेस फील होता है जैसे ही आप अर्थ से मून पे जाते हो। ठीक, तो वो चीज बताइए स्लाइड में।
ठीक है, कोई डाउट अब? No, sir. No, sir. हम देखेंगे No, sir. No, sir. स्टैटिक्स, मतलब अब हम मैकेनिक्स की ब्रांच में आ रहे हैं। मैकेनिक्स डिवाइडेड होता है स्टैटिक्स और डायनामिक्स में, ठीक है। तो अब देखो स्टैटिक क्या होती है, ये ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जो डील करती है किससे, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, ठीक है। कीवर्ड्स देखो पहले इस डेफिनेशन में क्या क्या दिया, मतलब मैकेनिक्स की एक ये ब्रांच है, स्टैटिक को डिफाइन कर रहे हैं, ये एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स की, ठीक। किससे डील करती है, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, किस पे, मतलब किस चीज को हम देख रहे हैं और किस पे देख रहे हैं, ठीक है। व्हाइल एक्टिंग ऑन द बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। तो मतलब यहाँ तीन चीज हमने पढ़ी, क्या, पहली चीज ये मैकेनिक्स की ब्रांच होती है, ठीक। उसके बाद ये डील किससे करती है, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, मतलब स्टैटिक्स में हम फोर्सेस को डील करेंगे, ठीक। किस पे करेंगे, जो बॉडी रेस्ट पे होगी उस पे करेंगे, ठीक। तीन पॉइंट्स हमने देखे। ये एक ब्रांच है मैकेनिक्स की, हम इसमें फोर्सेस की स्टडी करेंगे और उसके इफेक्ट की, मतलब हम फोर्स अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और वो बॉडी रेस्ट पे होनी चाहिए। तीन कंडीशन यहाँ पे, तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे बॉडी स्टैटिक में है। कोई कोई भी इफेक्ट, जैसे मान लो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा, ठीक है, जैसे कार है, अगर इस पे आपने फोर्स लगाया तो ये अपना इंजन से फोर्स लगा तो ये मूविंग मोशन में आ जाएगी ना, तो फोर्स का इफेक्ट है मोशन, ठीक। तो ये इसका फोर्स का इफेक्ट हो गया। पिस्टन होती है, पिस्टन से हम गन वो गोली चलाते हैं जब, तो जो बुलेट होती है जब निकलती है तो वो इफेक्ट होता है उसका, हमने फोर्स लगाया और जो बुलेट निकली वो उसका इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो उनके इफेक्ट को स्टडी करेंगे किस पे, बॉडी पे, और वो रेस्ट पे होनी चाहिए। अगर ये तीन से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो फिर वो से हम स्टैटिक कहेंगे, ठीक। एग्जांपल देखो, द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ वुडन ब्लॉक व्हाइल लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। अब ये वुडन ब्लॉक है, मतलब एक पहली कंडीशन मैकेनिक्स की ब्रांच है ये, ठीक। अब इस पे फोर्स लग रहा है, ये खुद एक वेट जो है, मैंने अभी बताया था ना, एक वेट फोर्स होता है, कितना जो वेट लगा रहा होता है, ठीक। तो ये एक फोर्स लगा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या, बॉडी एट रेस्ट। अब वुडन ब्लॉक ये यहाँ पे स्टिल रखा हुआ है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मतलब हमारा ये स्टैटिक के अंदर आएगा। इसकी स्टडी हम स्टैटिक में करेंगे, Sir. ठीक। कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस, जूम का प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं जूम प्रेफर करता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस एंड, देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक। हम यहाँ वुडन ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन हमारी चेक करो क्या है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, पहली चीज कंडीशन है कि ठीक है ये मैकेनिक्स में आता है, विच डील्स विद फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, मतलब कितना वेट ये वुडन ब्लॉक टेबल पे लगा रहा है, ठीक, वो फोर्स हो गया, ठीक। अभी इक्विलिब्रियम में क्योंकि मूव नहीं कर रहा, किसी और डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक। एक्टिंग ऑन द बॉडी एट रेस्ट, अब ये जो वुडन ब्लॉक है वो टेबल पे स्टिल रखा हुआ है ना, तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फोर्स एक लगाना, ठीक, उसके बाद बॉडी रेस्ट पे है, ठीक? तो ये इसकी स्टडी जब हम करेंगे तो वो स्टैटिक के अंदर करेंगे, ठीक है, समझ में आया? किसको डाउट था? इफेक्ट कहाँ लगा, मतलब इसका देखो, ये जो वुडन ब्लॉक है एक फोर्स लगा रहा है टेबल पे, इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी बॉडी है तो वो उसका फोर्स लगाना उसका इफेक्ट हुआ ना, मोशन में नहीं आया वो, ये फोर्स लगा इस बॉडी का इस टेबल पे तो ये इसका इफेक्ट हुआ ना, एक फोर्स लग रहा है किसी चीज का। या फिर देखो एक चीज होगी, अगर मान लो ऐसे वुडन ब्लॉक है, इक्विलिब्रियम अभी आगे आएगा, अभी धीरे धीरे, मतलब एक टर्म है अभी के लिए, आप इक्विलिब्रियम समझ लो। इक्विलिब्रियम मतलब कोई कंडीशन जो स्टिल में हो, ठीक है। अब ऐसे मान लो कि एक टेबल है, ठीक, ये आपकी टेबल, ठीक।
अब आपने इस पे वुडन ब्लॉक रखा, ठीक है, जिसका वेट था 10 kg, ठीक है, 10 किलोन्यूटन का फोर्स लगा रहा था, वेट था 10 kg और 10 किलोन्यूटन का फोर्स लगा रहा था सपोज, ठीक है। तो अगर टेबल स्ट्रांग रही जो इसको रेजिस्ट कर सके, ठीक है, उसका इफेक्ट है ना फोर्स का, अगर टेबल स्ट्रांग हुई तो इतना रेजिस्ट कर जाएगी। अब सपोज करो यही चीज मैंने 100 कर दिया, उस केस में टेबल सस्टेन ना कर पाए, इस लोड को रह ना पाए, तो ये ब्रेक कर जाएगी। तो जितना फोर्स लग रहा है उसका इफेक्ट ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है, अगर वो दोनों बराबर हो गए तब तो ये बॉडी को सस्टेन कर लेगा, अनलेस अगर ये वेट ज्यादा हो गया, जितना ये फोर्स रेजिस्ट कर सकता है टेबल, ये नॉर्मल फोर्स है। अभी अभी के लिए थोड़ा बहुत देखते जाओ कि मतलब जो बॉडी फोर्स लगाती है उतना ही दूसरी चीज भी उसको रिएक्शन देता है, तो उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों रेजिस्ट कर गए तब तो बॉडी स्टेबल रहेगी, वरना अगर ये वेट ज्यादा हो गया इस नॉर्मल रिएक्शन से, जितनी स्टेबल की कैपेसिटी, तो उस केस में टेबल ब्रेक कर जाएगी, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी ना, नीचे गिर जाएगा, वो चीज है। समझ में आया ईश्वर? क्लियर हुआ कि मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम का? मतलब अब जितना फोर्स ये बॉडी नीचे टेबल पे लगा रही है उतना ही टेबल इस पे रिएक्शन लगा रहा है, तो अगर दोनों सेम रहे तब तक जब तक ये वेट और नॉर्मल फोर्स इक्वल रहेंगे तब तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, और मतलब टेबल टूटेगी नहीं। जहां ये वेट एक्सीड कर गया इस टेबल की कैपेसिटी से, इस नॉर्मल फोर्स लगाने की कैपेसिटी, तो उस केस में टेबल ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, चलो। दूसरी चीज, अब कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेज इन मेंबर ऑफ ट्रस। ऐसा स्ट्रक्चर आपने कहीं जगह देखा होगा रियल लाइफ में, कोई बताएगा कहाँ देखा है? ये सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, इस तरह का स्ट्रक्चर? हाँ, ब्रिजेस में देखा है, और कहाँ देखा होगा? ठीक है, मेनली ब्रिजेस में होता है, ठीक है। और आपने रेलवे हॉस्पिटल्स में देखा होगा, वहां पे रहता है, क्रेन्स में होता है, ठीक, सस्पेंशन ब्रिज में भी होता है, ठीक। तो ये वो अब स्टिल कंडीशन है, ठीक है। देखो यहाँ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स हो गई, उसमें फोर्सेस लग रहे होते हैं, मतलब जो अब ब्रिज की बात करो तो जब यहाँ रोड होता है तो मूविंग लोड्स होते हैं यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है, गाड़ियां मूव कर रही होती हैं, उसका खुद का वेट होता है, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं। जो ब्रिज होता है वो तो स्टेबल कंडीशन में होता है ना, एक ही जगह रुका रहता है, तो फोर्सेस और कितना फोर्स हर मेंबर पे आ रहा है, ठीक, तो वो चीज भी स्टैटिक्स में डील करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हर मेंबर पे फोर्सेस जनरेट होंगे कि जितना वेट लगेगा। अभी के लिए मान लो कि मतलब कुछ भी वेट लग रहा था इस सब पे, मूविंग गाड़ियां मूव कर रही होंगी तो उसकी वजह से भी एक वेट लगेगा, तो वो भी एक फोर्स है, ठीक? उसकी वजह से हर मेंबर पे फोर्स आएगा। तो हम यहाँ पे स्टैटिक में डील कर रहे होते हैं वो सारी चीजें, ठीक, क्योंकि ये ब्रिज तो मूविंग है नहीं, गाड़ियां मूविंग है, पर ब्रिज तो अपनी जगह पे स्टेबल है ना। हाँ, इसे ट्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ट्रस्ट कहते हैं। निशांत, मतलब ये जो हमने स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसे हम डिफाइन करते हैं, ये ट्रस है, ठीक है। क्या फोर्सेज इन नंबर ऑफ ट्रस। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम ट्रस कह रहे हैं, ठीक है। आगे आओगे तो आपको ये भी समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा, अभी के लिए बस समझते चलो ट्रस क्या होता है, ठीक है। हाँ, मतलब जितना मास होगा, मतलब जो लाइव जो भी आपका लोड है, मूविंग कार होती है आपके लिए, ये समझो कि इस पे कार चलेंगी ना, ब्रिज है, जो नॉर्मल ब्रिज होते हैं इस पे कार चल रही होती है, तो वो उसका वेट है ना, वेट लग रहा है हर का, और वेट रेजिस्ट कौन करेगा? ये मेंबर्स ही तो रेजिस्ट करेंगे, ये वाला मेंबर रेजिस्ट करेगा, ये वाला मेंबर जो है ये रेजिस्ट करेगा, ये रेजिस्ट करेगा, ठीक। पर मेंबर, हमारी गाड़ियां मूव कर रही है पर मेंबर तो नहीं मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम स्टैटिक में डील करते हैं कि कौन सा मेंबर कितना
फोर्स ले रहा होता है। ठीक, एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर बताओ क्या नहीं समझ में आया आपको। हाँ अब बताओ क्या नहीं समझ में आया कपिल। हेलो, आवाज आ रही है कपिल? सर स्ट्रक्चर दोबारा बता दो एक बार। देखो ये इससे इस स्ट्रक्चर को हम ट्रस कहते हैं। ठीक है, इस ट्रस के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इन्हें मेंबर कहा जाता है। अब जब कोई भी चीज पे मूव करेगी तो वो रेजिस्ट करेगा ना, मतलब उसका जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो ये मेंबर्स ही तो रेजिस्ट करेंगे उसके फोर्सेस को। ठीक है, तो अब जितना वेट ये लगा रहा है वो भी एक तरीके का फोर्स है, इसका खुद का भी वेट होगा, मतलब कंक्रीट का जो होगा। ठीक है, जो कह रहे थे आप लोग इस पे कंक्रीट भी पड़ी हुई है, वो भी एक फोर्स लगाएगा। तो वो जितने टोटल फोर्स को समेशन करेंगे और वो फोर्सेस ये मेंबर रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, अब इतना ध्यान रखो कि ये चीज अभी हमें ये देखनी है कि ये स्टैटिक में है ना, ये जो मेंबर्स हैं सारे मूविंग तो है नहीं, रुके हुए हैं। तो इसकी जो हम स्टडी करेंगे वो स्टैटिक के अंदर करेंगे। ठीक, सर हाँ बताओ सागर। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को ये पूछना था सर, जो इसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगेगा सर वो भी एड अप होगा ना? हाँ वो सेल्फ वेट हो गया ना, उसका खुद का वेट। ओके ओके सर, ओके ओके। और किसी को कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है। नो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इवरी ब्रिज वाले स्ट्रक्चर में इवरी पॉइंट पर अलग अलग फोर्स लगेगा। वो आपको अभी थोड़ा सा अभी पेशेंस रखो, आगे आएगा कि किस मेंबर पे कितना फोर्स लग रहा होता है। हर पॉइंट पे अलग एक फोर्स लगेगा। इस पूरे हम लोड को एक तरीके से ट्रीट करते हैं। वो आपको आगे डील करोगे, अभी अभी के लिए वो रहने दो। ओके सर। अब डायनेमिक्स अभी के लिए बस ये देखो कि बॉडी को हम स्टैटिक और डायनेमिक में किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए देखो कि स्टैटिक और डायनेमिक की डेफिनेशन क्या है। अगली चीज देखो फिर डायनामिक्स। अभी हमने स्टैटिक की बात की कि जब बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, अब ये डायनामिक है। डायनामिक क्या डिफाइन करती है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होती है। ठीक है, पहली चीज विच डील्स विद द फोर्सेस। फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, किस चीज में स्टडी कर रही है? फोर्सेस और उसके इफेक्ट को स्टडी करेगी। किस पे? व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज इन मोशन। अब यहाँ पे हमने पहले जो हम स्टडी कर रहे थे वो बॉडी एट रेस्ट पे उसकी स्टडी कर रहे थे स्टैटिक के अंदर। जब अगर बॉडी मोशन में हो जाएगी, दो ही कंडीशन हो सकती है, बॉडी या तो रेस्ट पे रहे या मोशन में रह सकते थे रहे। ठीक है, जब बॉडी रुकी हुई थी तो उसकी स्टडी हम स्टैटिक में करेंगे। जब बॉडी मोशन में होगी, अगर हमें उस चीज पे स्टडी करनी है तो हम डायनेमिक्स के अंदर करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल देखो, जैसे अ पर्सन पुशेस अ प्लेग्राउंड मैरी गो राउंड एट इट्स एजेस। ठीक है, अब ये देखो, जैसे ये बचपन में देखा होगा। ठीक है, मैरी गो राउंड जो होता है प्लेग्राउंड में, तो उसमें ये पर्सन अब इसको इस पे फोर्स लगा रहा है। तो इस पे फोर्स जब लगाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये रोटेट करने लगेगा, है ना। तो फोर्स लगाया और उसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका रोटेशन स्टार्ट हो गया। ठीक, अब फिर उस चीज में जब हम स्टडी करेंगे कि कितना फोर्स लगा रहा है, कितनी देर तक रोटेट कर रहा है, तो उसकी स्टडी जब होगी हम, तो उसको हम डायनेमिक्स में जाके करेंगे। ठीक है, डायनेमिक्स की ब्रांच में करेंगे। अगर जब तक ये रुका हुआ था तब तक ये स्टैटिक था, जब इसने फोर्स लगा दिया और उसका इफेक्ट हुआ कि ये मोशन में आ गया, ठीक है, तो उसकी स्टडी हम फिर डायनेमिक्स में करेंगे। कोई डाउट इसमें?
नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है, डायनेमिक्स फर्दर डिवाइडेड होती है दो ब्रांच के अंदर। ठीक है, अभी पहले आपने स्टैटिक देखा, ठीक है, उसके बाद डायनेमिक देखा। जो डायनेमिक है वो फर्दर डिवाइडेड होती है दो पार्ट के अंदर। पहला पार्ट होता है काइनेमैटिक्स, ठीक है, दूसरा होता है काइनेटिक्स। ठीक है, तो पहला काइनेमैटिक्स देखो। ठीक है, ये पहला पार्ट है डायनेमिक्स के अंदर। काइनेमैटिक्स क्या होता है? ये ब्रांच होती है डायनामिक की। ठीक है, उसका सब डिवीजन हो गया, मतलब डायनेमिक्स के अंदर पहला काइनेमैटिक्स। वो क्या डील करती है? विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन। जब बॉडी मोशन पे होगी, क्योंकि डायनेमिक में बेसिक चीज होती है कि बॉडी जब मोशन में हो तो हम डायनेमिक्स के अंदर देखते हैं। तो जब ये सब डिवीजन है काइनेमैटिक्स, तो इस केस में ये बॉडी को मोशन में होना चाहिए। ठीक है, विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन, ठीक, विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। इस चीज में हम फोर्स पे ध्यान नहीं लगाते हैं। जब हम काइनेमैटिक्स की स्टडी करते हैं तो हम इसमें फोर्स पे ध्यान नहीं लगाते, उसके इफेक्ट पे ध्यान लगाते हैं। जैसे फोर्स लग गया मान लो, ठीक है, जैसे गाड़ी थी, ये स्टार्ट हो गई और मोशन में आ गई। ठीक है, पहली चीज देखो, वो स्टार्ट हो गई और मोशन में आ गई। ठीक है, मोशन में आने के बाद उस पे वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, इस चीज में काइनेमैटिक्स में हम ये डील करेंगे कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो कितने टाइम पीरियड बाद एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। इन सब चीजों में कहीं आपने फोर्स का नाम सुना? मैंने 3 पैरामीटर बोले कि वो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, किस एक्सेलरेशन से मूव करेगी, इतने टाइम पीरियड बाद ये किस जगह पे होगी। ठीक है, इन तीनों जगह मैंने कहीं फोर्स का नाम लिया? नो सर। ठीक है, No, तो sir. काइनेमैटिक्स में हम ये चीजें स्टडी करेंगे कि वो बॉडी अगर मूव कर चुकी है तो कितना वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसमें एक्सेलरेशन कितना है, टाइम कितना है। यहाँ पे हम फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेके आएंगे। ठीक है, ये स्टडी होती है विदाउट फोर्स, जहां पे हम फोर्स के टर्म को लेके नहीं आते हैं, उसके इफेक्ट को देख रहे होते हैं। ठीक, जैसे बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्टेड मूविंग विद सम वेलोसिटी, मतलब ये इनिशियली पहले जीरो वेलोसिटी पे थी, पर जब वो मूव करेगी वो मूव की इतने एक्सेलरेशन से, तो अब वेलोसिटी 5 सेकंड बाद कितनी होगी, इसमें हम ये स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ फोर्स पे ध्यान नहीं लगाएंगे, उसके इफेक्ट पे ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं उसकी वजह से। ठीक, ये होता है काइनेमैटिक्स। कोई डाउट इसमें? सर एक बार No, फिर sir. से समझा दीजिए काइनेमैटिक्स को। देखो, काइनेमैटिक्स ब्रांच होती है डायनामिक की। ठीक है, अभी आपको बताया था डायनामिक्स के दो सब डिवीजन। ठीक है, तो पहला होता है काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स जो डील करता है बॉडी इन मोशन पे। डायनामिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि जब बॉडी मोशन में हो तब हम डायनामिक्स से डील करेंगे। इसमें विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब गाड़ी मूव की तो एक फोर्स की वजह से मूव की होगी, अंदर से फोर्स लगा होगा उसकी वजह से मूव की होगी, पर हम उस चीज को स्टडी नहीं करते हैं यहाँ पे, हम उसके इफेक्ट को स्टडी करते हैं। अगर बॉडी मूव कर गई है तो कुछ टाइम बाद उसकी कुछ एक वेलोसिटी होगी। ठीक है, हम उस वेलोसिटी को निकालते हैं, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी, हम इस चीज पे ध्यान रखते हैं, और एक टाइम पीरियड बाद कि कितने, अगर जैसे मैं कहूँ कि अगर ये इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर मैं कहूँ आपका मैंने टाइम दे दिया 15 सेकेंड, तो आप मुझे ये बता सकते हो ना कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर जाएगी, है ना? आप डिस्टेंस निकाल सकते हो ना इस चीज का। ठीक है, अगर इसका मैंने वेलोसिटी दे दिया, आपको टाइम दे दिया, तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे। इसमें मैंने कहीं फोर्स की बात की यस सर, आपसे, 3। ठीक है, जो भी वैल्यू है, निकाल लेंगे। हाँ, तो वही चीज है, मतलब हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं फोर्स के इफेक्ट को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, हम यहाँ पर फोर्स की बात नहीं करते हैं, उसके जितने इफेक्ट्स हो रहे होते हैं हम उसकी स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट अब? No, sir. नो सर। नो सर। अब हमने पहले देखा काइनेमेटिक्स। ठीक, अब दूसरी ब्रांच होती है क्या? डायनामिक्स की।
डायनामिक्स की मैंने पहली बात बताई काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स, ठीक है, आपने पहली पढ़ ली काइनामेटिक्स। दूसरी होती है काइनेटिक्स, ठीक है। काइनामेटिक्स की अब डेफिनेशन देखो क्या है, ये कहता है क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, डायनामिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द बॉडी इन मोशन, ठीक है। यहाँ पे भी बॉडी किसमें, मोशन है, क्योंकि डायनामिक्स की ब्रांच है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब काइनेमेटिक्स में हम फोर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स में फोर्स के इफेक्ट को देखा था। हेलो, आवाज क्लियर है सबको? यस यस सर। सर, हमने आ रही है सर। काइनेमेटिक्स में आपके फोर्स के इफेक्ट को देखा था कि मतलब फोर्स लगाने से क्या इफेक्ट आ रहा है। काइनेमेटिक्स में हम उस फोर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, कि फोर्स मतलब हमने फोर्स लगाया तो उसका फोर्स की वजह से हो क्या रहा है, उस बॉडी पे क्या हो रहा है, ठीक है। फोर्स जैसे लगाया, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी एट अ रेस्ट। अब जैसे मान लो ये वुडन ब्लॉक टेबल पे रखा था, आपने फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे 5 किलोमीटर का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बॉडी भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा ना, टेबल मूव तो करने नहीं देगा, वो खुद एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा। तो जो बॉडी, जो टेबल रिएक्शन लगा रहा है, वो उसका इफेक्ट हो गया एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। यहाँ पे हम फोर्स देखते हैं कि अच्छा हमने फोर्स इतना लगाया तो क्या ये वुडन ब्लॉक मूव किया कि नहीं किया। एक अगर मान लो कुछ इसका खुद का वेट होता तो ये रजिस्ट करता उस फोर्स को। एक हर चीज, हर बॉडी की टेंडेंसी होती है कि आपका जितना जो भी आप लगाओगे फोर्स उसको रजिस्ट करेगा। अगर इस बॉडी के उस रेजिस्टेंस से ये ज्यादा फोर्स हो गया तब तो ये बॉडी मोशन में आएगी, अनलेस और अनटिल नहीं तो नहीं मूव करेगी ना। हाँ, वेट पे डिपेंड करेगा कि कितना वेट है। अब यही मान लो आप कंक्रीट का बहुत बड़ा ब्लॉक है, आप फोर्स लगाने चले जाओ, क्या मूव करा पाओगे उसको? नहीं करा पाओगे। नो अगर नो सर। सर। छोटा सा ब्लॉक है एक, है ना, एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, ब्रिक रखा हुआ, आप हल्का सा फोर्स लगाओगे मूव कर जाएगा। क्यों मूव कर जा रहा है? क्योंकि आप जो एक्सटर्नल यहाँ पे क्यों नहीं मूव किया था, जो बड़ा सा कंक्रीट का ब्लॉक था क्यों नहीं मूव किया था, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स ये लगा रहा था, जितना रिएक्शन लग रहा था वो आपके अप्लाइड फोर्स से कम था, तो इसलिए ये मूव नहीं किया, सिंपल। वही जो आपका ब्रिक था, छोटा सा ब्रिक रखा रहता है सड़क पे, आप हल्का सा पुश करते हो इसे, ये मूव कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि ये भी उस टाइम भी ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा होता है, पर जो आपने जितना फोर्स लगाया उसकी वैल्यू इस रिएक्शन से ज्यादा होती है, इसलिए ये मूव कर जाता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम फोर्स के बारे में अब डील कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ कहीं वेलोसिटी की बात की, मैंने बस कितना फोर्स लगाया और कितना रिएक्शन लगा, ये दो चीजें यूज की ना। तो यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स में ये यूज करते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, उसके रिएक्शन कितना है उस फोर्स की वजह से, तो वो चीज हम काइनेमेटिक्स में डील करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट इन चीजों में अभी? नो नो सर। सर। ठीक है, चलो। नो अ- सर। अ- अभी ये जब क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर आप इसी लिंक पे फिर से ज्वाइन कर लेना, आपके पास जो लिंक है ना, ये इसी पे फिर से आ जाना। फ्रिक्शन कब अभी सर? देखो कि रिएक्शन होता है जितना फोर्स लग रहा होता है उसके अपोजिट में, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि मतलब जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं तो एक बॉडी होती है जो रेजिस्ट कर रही होती है, उस रेजिस्टेंस को फ्रिक्शन कहते हैं। इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। A block is hanging in air. We have just studied why does the block is heavy. अब अगर हैंग कर रहा है ब्लॉक तो उसका वेट है ना, वो भी तो खुद का वेट है उसका, ठीक। आप फोर्स लगाओ वो मूव करेगा, डिपेंड करेगा ना। ये स्ट्रिंग भी तो एक रिएक्शन दे रही है आपको, ऐसे स्ट्रिंग रेजिस्ट कर रही है कि नहीं। इसका नॉर्मल जब वेट लग रहा है तो ये स्ट्रिंग भी इसको होल्ड करके है, तो ये भी तो एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। चलो,
अब देखो इसमें कोई काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस देखो। यहाँ पे फोर्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को कंसीडर फोर्स एक्सप्लिसिटली, मतलब हम यहाँ पे फोर्स के बारे में डील कर रहे होते हैं। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को नहीं डील कर रहे होते हैं। इट डजंट टेक कंसीडरेशन ऑफ फोर्स एक्सप्लिसिटली। फोर्स की वजह से हो रहा होता है पर हम फोर्स को नहीं कंसीडर करते हैं यहाँ पे। पैरामीटर्स मतलब क्या क्या चीजें हम देखेंगे, मतलब फोर्स पे देखेंगे, नेचर ऑफ मोशन पे देखेंगे, मास में क्या मतलब किस चीज में मास आता है किस में नहीं आता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज करेंगे। इन पैरामीटर्स के बारे में बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के बारे में, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स को, ठीक। यहाँ नेचर ऑफ मोशन, इट डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। यहाँ पे काइनेमेटिक्स कॉज ऑफ मोशन जो है उस पे उसको हम देख रहे होते हैं। इट डील्स विद द पोजीशन एक्सेलरेशन एज वेल एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम देख रहे होते हैं ना उसके इफेक्ट को, कि जो फोर्स लगाया हमने जैसे बताया था ब्लॉक पे, तो वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हम उस ऑब्जेक्ट पे डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम मोशन की बात कर रहे होते हैं कि जो फोर्स लगाया उस पे उसकी वजह से वेलोसिटी कितनी आ गई, ठीक है। तो चेंज पोजीशन चेंज सर किया, उस चीज को यहाँ पे हम सर देख रहे होते हैं। हाँ सर एक और एग्जांपल दे दो इसका, नेचर ऑफ मोशन का। deals with the cause of motion of the object, मतलब जैसे अब नेचर ऑफ मोशन जैसे आप कह दो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब जैसे ये मान लो कि आपने पत्थर थ्रो किया, ठीक। तो पत्थर जब थ्रो कर रहे हो तो अगर काइनेमेटिक्स की बात करोगे तो कितने फोर्स से थ्रो किया वहां पे आप वो डील करोगे। काइनेमेटिक्स में अगर आओगे वही मोशन पे पत्थर को अगर थ्रो कर रहे हो तो फिर आप ये कहोगे कि कितनी वेलोसिटी से जा रहा है वो, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी दूर जाके गिरेगा, ठीक है, और कितने टाइम बाद गिरेगा। दोनों चीज में अंतर समझ में आया? यस सर। ठीक, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम कितने फोर्स से फेंकेंगे, उधर हम कह रहे हैं कि किस वेलोसिटी से जा रहा है, कितने टाइम बाद ये पत्थर गिरेगा, कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, ठीक है। ये अंतर होता है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में, ठीक। थैंक यू सर। ओके, कंसिडरेशन ऑफ मास, ठीक है, यहाँ इट इन्वॉल्व्स द कंसिडरेशन ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स क्या होता है, वेट जैसे बताया था, वेट एक तरीके का फोर्स है, ठीक। तो यहाँ पे मास का टर्म आ रहा होता है mg, ठीक है, ये वेट है ना, ये वेट आपको बताया ना, वेट इज एक तरीके का फोर्स होता है ये भी। तो यहाँ पे मास का टर्म आता है जब काइनेटिक्स की बात करोगे तो इट इन्वॉल्व्स द कंसिडरेशन ऑफ मास। पर वही देखो इट डजंट do the consideration of mass of the object, velocity, acceleration, time, distance, इन सब में कहीं मास की जरूरत पड़ी आपको इन सब को निकालने के लिए, या कहीं भी नो मास सर, का, तो यहाँ पे मास का नो टर्म सर। नहीं आता है। जब मास का टर्म आपको दिख जाए, सबसे बेसिक डिफरेंस जानने के लिए देखो, अगर कहीं पे भी मास का टर्म दिख रहा है आपको, ठीक है, आपको लगता है यहाँ मास आएगा, तो वो तुरंत काइनेमेटिक्स में आ जाता है। और आप कोई भी ऐसा पैरामीटर जिसमें मास डिपेंड ना करे तो वो सर काइनेटिक्स में आ जाएगा। हेलो सर। हाँ सर लेकिन जैसे काइनेमैटिक्स में हम ये देखते हैं कि कितनी दूर जाके पत्थर गिरेगा, तो उसमें तो हमें चाहिए होगा ना मास। कि कितनी दूर जाके गिरेगा क्यों चाहिए तुम्हें? अगर मैं वेलोसिटी बता दूं, उसका टाइम पीरियड अगर बता दूं। हल्का पत्थर होगा सर तो, अगर हल्का पत्थर होगा तो दूर जा सकता है, लेकिन हैवी हल पत्थर तो आसपास ही गिर जाएगा। नहीं, तो उसमें फिर तुम्हारे वेलोसिटी फोर्स पे डिपेंड कर जाएगा ना कि कितनी तेज ताकत से फेंक रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि ये पत्थर इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और इतना टाइम पीरियड बाद ये गिरेगा, ठीक है। कोई भी पत्थर, चलो ये छोड़ो, ये तुमने पत्थर थ्रो किया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, 5 सेकेंड ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस गया होगा? यहाँ पे वेट की जरूरत है क्या तुम्हें? आलोक, यस सर। अभी जिसने डाउट पूछा था, जो भी जिसने भी डाउट पूछा था, ये बताओ, आपने एक स्टोन थ्रो किया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, वो 5 सेकेंड तक ट्रेवल किया, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी? तो इस चीज में, इस पैरामीटर को निकालने के लिए आपको कोई मास की जरूरत पड़ी?
नो नो सर सर ठीक। नो सर, तो आप बेसिक मास ये डज देखना, नॉट, हाँ, तो अब ये ध्यान रखना हमेशा काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में, अब आगे से कभी भी कहीं भी पढ़ना, कहीं भी आएगा तो अगर मास का पैरामीटर आ रहा है, ठीक है, मास ऐसा पैरामीटर है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के सबसे आसानी से काम कर जाता है। अगर किसी भी पैरामीटर में आपको लग रहा है कि मास आएगा, यहाँ पे मास का पैरामीटर दिख गया, केजी दिख गया, तो वो तुरंत काइनेमेटिक्स की स्टडी में आ जाएगा। अगर वहां पे कोई भी ऐसा पैरामीटर है जहां पे मास का टर्म नहीं दिख रहा है, वो स्टडी वो काइनेमेटिक्स में आ जाएगी। ठीक,